वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम एक नया सिद्धांत पढ़ने वाले हैं जो है हमारा क्या, जीन पियाजे का कौन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा है वो? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखो, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्या है हमारे की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट को समझ लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उनके पार्टों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? इसके प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे हैं। निवासी कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी ये मनोवैज्ञानिक थे। प्रयोग किस पर किया है इन्होंने? अपने ही बच्चों पर। क्या किया है? 3 बच्चों पर ही अपना प्रयोग किया है। देखो, इससे पहले जो व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, ठीक, उन्होंने क्या किया है, वो एनिमल पर प्रयोग किए थे। मतलब उन्होंने एनिमल पर प्रयोग किया, उसका अप्लाई किस पे किया? बच्चों पर किया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मतलब कि हम कोई प्रयोग जानवरों पर करें और उसका इम्प्लीकेशन क्या करें? उस पे करें। तो इन्होंने ये ना बोलकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद बच्चों पर ही क्या किया, शोध किया, वो भी अपने बच्चों पर। पूछा भी जाता है ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने बच्चों पर ही शोध कार्य किया, तो कौन है? जीन पियाजे हैं। अब देखो, इन्होंने क्या बोला, बच्चे बड़ों से गुणात्मक सोचते हैं। मतलब इन्होंने एक ये कुछ पॉइंट्स बताए कि बच्चे बड़ों से गुणात्मक सोचते हैं, पर्यावरण का सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो स्वयं से सीख जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वो कुछ चीज को देखकर उनको खुद वो अपना एक नॉलेज खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये चीज ये होगी, है ना। तो एक ये बात हो गई। उन्होंने बोला, इन्होंने किसकी संज्ञा दी बच्चों को? उन्होंने बोला नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। किसको? बच्चों को नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। इन्होंने इस पे 4 चरण बताए हैं। ठीक है, इन 4 चरणों पर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ की पॉइंट हैं। इनको देखकर ही आप आंखें बंद करके जीन पियाजे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको कहीं भी मिलती हैं, जितनी इस बोर्ड पे लिखी हुई हैं, कुछ चीजें हमने लिख रखी हैं, ये चीजें जैसे आपको एग्जाम हॉल में मिलती हैं किसी टीचिंग एग्जाम्स में, तो आप जीन पियाजे टिक कर दीजिएगा, वो सवाल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखो, सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझेंगे, फिर उसके बाद इसमें से कुछ चीजें हैं जो हम इसको अलग से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम टर्म्स को समझते हैं, वर्ड्स को समझते हैं और इनके शब्दों को समझते हैं। जीन पियाजे ने इन अपनी थ्योरी में इन शब्दों का यूज किया है, तो उन शब्दों को हम पहले से ही यूज मतलब बता दे रहे हैं, ताकि हम जब सिद्धांत पढ़ें तो हमें आसानी हो समझने में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे इसमें बोला गया है स्कीमा। देखो, इनके थ्योरी में स्कीमा नाम का शब्द यूज हुआ है। तो आखिरकार स्कीमा है क्या? देखो, स्कीमा और स्कीम्स, स्कीम्स क्या होती हैं? जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे समाज में, जो हमारे वातावरण में, जो चीजें हमारे हमारे दिमाग में होती हैं, या फिर हमारे दिमाग में जो स्ट्रक्चर बना होता है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, कहने का मतलब जो हमारे दिमाग में ज्ञान होता है, वो हमें स्कीम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है। जैसे हमने कहा ये क्या है, तो ये आपके दिमाग में मार्कर का स्कीम्स बनी हुई है। ये, हाँ, ये मार्कर है। ये क्या है? ये डस्टर है। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बनी हुई है, इसको देखकर हम बता देते हैं कि ये डस्टर है। ठीक है, ये होता है स्कीम्स। वही अगर व्यवस्थित रूप में हो, वही स्कीमा कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? कोई नॉलेज सिस्टमैटिक हो, वही स्कीमा कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, स्कीम्स हो गया, स्कीमा हो गया। अब देखो, स्कीमा जैसे मान लो हम कभी मान लो किसी नए व्यक्ति को देखते हैं और कभी दोबारा उसको देखें, तो हमारे दिमाग में उस व्यक्ति का स्कीमा बन चुका होता है। हमारे दिमाग में हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है, ये धमाका व्यक्ति, जो भी है जिसको हम देखते हैं वो पहचान जाते हैं, क्योंकि हमने पहले से वो चीजें स्कीमा हमारे दिमाग में बन गई हैं। ठीक, अब मार्कर जैसा कोई भी मार्कर हो, ठीक है, तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ, ये मार्कर है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या होता है? अब कई स्कीमा है, उनको अलग अलग संगठन, जैसे मान लो कोई दुकान है, उसमें क्या है, खूब सारे स्कीम्स, मतलब स्कीमा है, मतलब उसमें बहुत सारे सामान है, उसमें बहुत सारा सामान है। अब हमने बोल दिया इसमें इस तरफ बिस्किट्स रखे जाएंगे, इस तरफ सारा
मसाले की अलमारी होगी, इधर होगी, तो सारे स्कीम्स का संगठन बना हुआ है अलग अलग, तो ये संगठन का शब्द भी यूज किया है। द एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या है, अनुकूलन। हमें किसी भी नॉलेज या हमें कहीं भी किसी चीज के बारे में जानकारी है, उससे हम अनुकूल मतलब हम उससे एडेप्टेशन है, कैसे हम उसको अडेप्ट करते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी स्कीम्स में या स्कीमा में कोई नई जानकारी जोड़ना, एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिमिलेशन क्या कहलाता है, किसी स्कीम्स में किसी स्कीमा में कोई नई जानकारी को ऐड करना, वो हमारा आत्मसातीकरण कहलाता है। एकोमोडेशन का मतलब होता है किसी पूर्व स्कीमा में, पहले से जो स्कीमा बना है उसमें संशोधन करना, उसमें मॉडिफाई कर देना, वो हमारा होता है क्या, समायोजन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। अब इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, संतुलन की स्थिति होती है। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है हम किसी जैसे कोई चीज हमने समझी और उसमें कंफ्यूजन है और उसको हमने सही कर लिया, वो हमारा क्या है, संतुलन की स्थिति, इक्विलिब्रेशन आ गया। इमिटेटिव बिहेवियर, देखो इन्होंने इमिटेटिव बिहेवियर की बात करी है, अनुकरण की बात करी है, मतलब कि बच्चा क्या करता है, अनुकरण करने लगता है, जो चीज देखता है वही खुद करने लगता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इन्होंने बोला कि बच्चों के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पाया जाता है। तो जैसे कोई चीज है, जैसे कोई खिलौना है, उसको अगर खिलौना खेल रहा है बच्चा, तो अगर उस खिलौने को अगर ले लो, तो उसके अंदर क्या है, उस खिलौने की जो स्कीमा, वो पिक्चर है, इमेज है, उसके दिमाग में बन गई है, लेकिन जब तक उसको वो चीज वापस दी नहीं जाएगी तब तक वो चुप होने वाला नहीं। यही सारी चीजें क्या है, ये हमारा कौन सा था, हमारा इमिटेटिव बिहेवियर हो गया। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व तो उसके दिमाग में रहता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होती है, सुनना मतलब टच करना, स्पर्श करना, ये सारी चीजें प्रतिवर्ती सहज क्रियाओं के माध्यम से होती है। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। अब इगोसेंट्रिक लैंग्वेज क्या है, अब देखो इगोसेंट्रिक लैंग्वेज, अहम केंद्रित भाषा, मतलब हमारी खुद की भाषा, हम किसी चीज को कैसे किसी कार्य को दिशा देने के लिए जो हम अंदर खुद से बात करते हैं, वो अहम केंद्रित भाषा होती है। भाषा के बारे में जिन प्याजे बोलते हैं कि पहले हमारे दिमाग में कोई चीज का नॉलेज होता है, तब हम उसके बारे में बता पाते हैं, ठीक है। पहले हमें ज्ञान बुद्धि पहले आती, फिर उसके बाद भाषा आता है, या फिर पहले हम कोई चीज जानते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने भाषा के बारे में बात करती। इनर स्पीच के बारे में किसने, वाइगोत्स्की ने बात करी थी। अगर हम जिन प्याजे की बात करें तो अहम केंद्रित भाषा के बारे में इन्होंने बात करी है, ठीक है। अब इगोसेंट्रिक लैंग्वेज हो गया, अहम केंद्रित भाषा हो गई। अब इगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित, बच्चा क्या होता है, इगोसेंट्रिक होता है, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। उसका कहने का मतलब जो हम हैं वही सही है और बाकी सब दुनिया बेकार है, ठीक। अगर वो टीवी देख रहा है, अगर उसका कुछ लगा हुआ है, कार्टून लगा हुआ है, तो आप कार्टून देखिए, अगर आपको कार्टून अच्छा लग रहा है तो देखिए, वरना आप चले जाइए। उसका कहने का मतलब वहां पे निंजा हथौड़ी चलेगा, बाकी कुछ चले या ना चले, ठीक है। तो ये है उसका अहम केंद्रित, उससे कोई मतलब नहीं घर में कैसी स्थिति है, खाने का है, खाने का नहीं है, उसको भूख लगी तो उसको दूध चाहिए, उसको खाने को चाहिए, ये होता है क्या, अहम केंद्रित। अब एनिमिस्ट मतलब सजीववाद, सजीववाद मतलब छोटे बच्चों में क्या होता है, किसी भी चीज को वो जीवित मानते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को आपने क्या देखा होगा कि छोटी सी डॉल होती है, डॉल होती है तो उसको क्या करता है, वो उसको उसके काजल भी लगा देता है, उसकी कंघी भी करता है, उसको दूध भी पिलाता है, सुलाता भी, आले मेला बच्चा सो जा, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को देखो, अभी भूखा है, कोई चीज फेंक दो, उसकी डॉल को फेंक दो, तो कहता है कि रोने लगता है कि मेरे डॉल को चोट लग गई है। तो ये क्या है, ये हमारा सजीववाद, मतलब वो जानता है, कोई उसको ये नहीं पता है कौन सी चीजें जीवित है, कौन सी, मतलब सजीववाद उसको पता है कि दुनिया में सारी जितनी भी चीजें सब में जान होती है। इतनी बात समझ में। अब देखो, अब पलटावी गुण, ये 7 वर्ष की अवस्था में उससे पहले होता है और 7 वर्ष के बाद में पलटावी गुण आ जाता है। अब इसको समझने के लिए बात करते हैं, जैसे किसी भी बच्चे को कहीं ले जाइए, आप रास्ता लेके जाइए, उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप वापस नहीं आ पाएगा। जैसे हमने कहा 4 इंटू, कहा पे समझा दे इस जगह, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 4 पंचे 20 होता है। लेकिन अगर छोटा कोई और बच्चा है तो 5 गुणे 4 नहीं बता पाता है, यही इसका क्या है, अपलटावी का गुण। मतलब ये अपलटावी गुण ये बदल नहीं सकता,
मतलब 4 गुणे 5 20, 5 गुणे 4 ये नहीं बता पाएगा। तो ये सारी क्या समस्या, ये समस्या होती है कि इनके मतलब इरिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है, ये चीज बता ले जाता है, मतलब पलटा भी गुण समाप्त हो जाता है 7 वर्ष के बाद आता है। ठीक, इतनी बात समझ में। अब देखो कंजर्वेशन, संरक्षण की बात है, मतलब वो क्या, और यहाँ पे ये भी है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी का गुण और एक अहम केंद्रित वाला, ये अहम केंद्रित वाला आप समझ सकते हैं कि कोई छोटा ग्लास है कोई बड़ा ग्लास है, उसको वो उसमें सामान कम है लेकिन उसको लगेगा बड़े वाले में ज्यादा है छोटे वाले में कम है। ठीक है, अब देखो इधर आओ, संरक्षण का क्या है, संरक्षण का मतलब उसको ये नहीं, नाप तौल ये सब चीजें उसको उसके दिमाग में नहीं आती, उसको 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई क्या है, रुई ज्यादा लगेगी, भारी लगेगी, है ना। तो ये क्या है संरक्षण का, मतलब उसको ये नहीं पता है कि अगर एरिया का फॉर्मूला ये है तो मतलब मतलब भुजा स्क्वायर, तो ये सारी चीजें उसको फिक्स चीजें नहीं पता होती हैं, मतलब वो भ्रमित हो जाता है किसी चीज में। जैसे मान लो हमने बताया कैसे छोटा एक बड़ा गिलास एक छोटा, अगर इसमें इसमें भी हमने हमने क्या किया, 1 लीटर पानी डाला, इसमें भी 1 लीटर पानी डाला, और ये कम छोटा है लेकिन इसकी धारिता ज्यादा है, इसमें ज्यादा चीजें आती, लेकिन वो इसमें क्या कहेगा, इसमें ज्यादा, हमें ये ज्यादा चीजें लाओ। आप छोटे बच्चों को देखे होंगे कि आप पार्ले बिस्किट लाइए, कोई भी बिस्किट लाइए, आप उसको फाड़िए और आप उसमें से क्या करिए, 2 बिस्किट निकाल के दीजिए, वो नहीं लेगा, उसको पैकेट चाहिए, उसको ज्यादा चीजें चाहिए, तो आप क्या करिए, सारी बिस्किट निकाल लीजिए, 2 रख के पैकेट पकड़ा दीजिए, वो ले लेगा। उसको ये नहीं पता है कि उसके अंदर क्वांटिटी क्या है, उसको बस कुछ ज्यादा दिखना चाहिए। ये सारी चीजें संरक्षण की प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होती, वो किसी चीज को एग्जैक्ट नहीं समझ पाता है। अब देखो ये सारी चीजें जितनी हैं, ये थिंकिंग जितनी है, ये सारी इस वाले स्टेज में आएंगी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आती हैं। इसमें जितनी चिंतन की बातें आएंगी वो 11 से 18 के बीच में आती हैं। देखो डिडक्टिव थिंकिंग होगी, निगमनात्मक होगी, मतलब क्या, नियम से उदाहरण की ओर, कैसे नियम से पेन टपक गया है, इसका मतलब ये फंसेगा कहीं ना कहीं, छपेगा पेपर में। अब देखो डिडक्टिव थिंकिंग निगमनात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन, मतलब वो ज्योमेट्री की चीजें समझने लगे, मतलब अमूर्त चिंतन करने लगे, कोई चीज उसको सामने दिखाओ या नहीं दिखाओ फिर भी वो चीजें कॉन्सेप्ट को समझ सके। ठीक, ये सारी चीजें क्या है, अमूर्त चिंतन के बारे में सोचने लगता है। और उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक समस्या को बहुत सारे तरीके से सॉल्व करना। वो होता है जैसे एक कोई, मान लो हमने कहा भारत की राजधानी क्या है, उसने बता दिया दिल्ली, नई दिल्ली, है ना। तो लेकिन वो तो है, अब उससे पूछा जाए कि भारत देश को कैसे विकसित बनाया जा सकता है, इसके लिए कुछ चीजें बताओ, ये क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें बात हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसी तरह के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब देखो जरा, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक सवाल को कई तरीके से लगाया जा सकता है और बहुतों को केवल सिर्फ एक मेथड आता है। तो क्या है, अपसारी चिंतन मतलब एक समस्या को कई तरह से उसको क्या करना, हल कर लेना। अब आते हैं हाइपोथेटिकल मतलब परिकल्पनात्मक चिंतन, मतलब उसके उसके पास किसी चीज की मतलब परिकल्पनात्मक कह सकते हो, हाइपोथेटिकल थिंकिंग किसी चीज को संरचनात्मक में उसको बदल लेना, अपने हिसाब से उसको ढंग से सही कर लेना, ये सब चीजें किसमें आते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, मतलब ये चीजें इसमें इन्होंने बताई हैं। अब देखो इनके 4 चरण बताए गए हैं, इनके इन्होंने बताया संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चीज को उम्र बढ़ते बढ़ते उसकी बुद्धि का भी विकास होता है, आयु के साथ साथ क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है। इन्होंने हेरिटेज मतलब इन्होंने आनुवंशिकता को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दिया है वातावरण की अपेक्षा। अगर हम बात करते हैं, इन्होंने 4 चरण दिए हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज क्या है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 इसकी है कॉन्क्रीट, और इसकी क्या है 11 से 18। ये सारी चीजें हमारी की पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको कहीं भी मिलती हैं, आप जीन प्याजे आंख बंद करके मार दीजिएगा, मतलब खोल के मार दीजिएगा, कहने का मतलब है ये सारी चीजें आपको जहां भी दिखेंगी वो जीन प्याजे ही होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चीजें हैं जो उसको समझना है। जैसे यहाँ पे क्या आया था, संतुलन आया था, एकोमोडेशन आया था, एसिमिलेशन आया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। देखो अब देखो अब देखो अगर हम बात करें एकोमोडेशन किसी जान, देखो एसिमिलेशन और समायोजन, अनुकूलन क्या है,
अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन, किसी चीज को अडेप्ट करना, कैसे आप अडेप्ट करते हैं, कैसे आप अनुकूलित होते हैं, एक एडेप्टेशन हो जाता है। ठीक, अडेप्टेशन को दो भागों में डिवाइड कैसे करते हैं, और इन दोनों के बीच में ये तीन चीजें कार्य करती हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है और समायोजन क्या होता है? देखो, आत्मसातीकरण और समायोजन। समायोजन का मतलब होता है किसी भी स्कीमा में नई जानकारी क्या करना, उसको संशोधन करना, एकोमोडेशन करना, मतलब उसको संशोधित करके जोड़ना, नई स्कीमा में जोड़ना। जैसे हमने कहा, जैसे बच्चा एरोप्लेन उड़ा, एक कोई कौवा उड़ता है, तो अगर वो कोई भी एरोप्लेन उड़ता देखता है तो उसको पक्षी बताता है, पक्षी बताता है। लेकिन हम उससे ये बताएं कि दुनिया में कोई भी चीज उड़ने वाली एरोप्लेन या पक्षी ही नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें उड़ने वाली होती हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमने एकोमोडेशन में समायोजन की चीजें बताई। एसिमिलेशन क्या होता है? आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण किसी भी चीज में नई चीज को ऐड करना, नई चीज को उसमें ऐड करना, और इसमें क्या होता है, उसको संशोधित करके ऐड करना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, इक्विलिब्रियम और कंफ्यूजन। अब देखो, ये चीज कब उत्पन्न होगी, जब हम किसी चीज में क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम मतलब असंतुलन की स्थिति में है, कंफ्यूजन में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्लियर क्रिस्टल, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ये चीज होती है। इस वाले में कोई चीज आएगी तो कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन रहेगा किसी चीज में, और उसमें एक नई स्थिति उत्पन्न होती है कि ये सही है या गलत है। जब हम उसको सही कर लेते हैं तो हम क्या, संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और दूर तक शेयर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।